आप सभी लोगों का जीके मस्ती एमएस में स्वागत है। आज हम लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत पोट्री का सब्जेक्टिव फॉर्म ओड लेके चल रहे हैं। ओड मीन्स होता है अभिलाषा या संबोधन। पहला पॉइंट है सीरियस लिरिक वर्कड आउट इन डिटेल। लिरिक ही होता है एक सीरियस जो डिटेल में होता है, इसी को ओड की संज्ञा दी जाती है पोट्री के अंतर्गत। इन इट ए ग्रेट डिजायर ऑफ द पोएट, इसमें एक कवि की महान इच्छा या आशा अभिलाषा होती है। कॉम्प्लिकेटेड लिरिक एड्रेस टू ए पर्सोनिफाइड, एक कॉम्प्लिकेटेड लिरिक में जो एड्रेस होते हैं, संबोधन होता है एक मानवीकृत वस्तु का, विचार मानवीकृत हो सकते हैं, या ए विनिरेटेड या आदरणीय किसी के प्रति संबोधन हो सकता है। रिटन ऑन द ऑक्शन ऑफ पब्लिक फंक्शंस, ये पब्लिक फंक्शंस यानी कार्यक्रम पर लिखे गए, जैसे फ्यूनरल, बर्थडे, स्टेट इवेंट्स, मतलब बर्थडे हो, स्टेट इवेंट्स हो या फ्यूनरल हो, आर प्राइवेट ऑक्शंस, या अपने कोई प्राइवेट अवसर ऐसे खुशी के जिन पर ये लिखे जाते थे। पोएट्स टोन इज बिट, पोएट की जो टोन होती थी एक बिट होती थी, बिट पेंसिव होती थी। सामान्य तौर पर जैसे एस्काइलस कवि एक हुए हैं, सोफोक्लेस, यूरिफेड्स, इन कवियों की टोन जो होती थी बिट पेंसिव होती थी। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन हुआ ओड या अभिलाषा संबोधन का। एक लिरिक होता है, सीरियस होता है, एक इच्छा होती है मानवीकरण उपी, इसमें विचार होते हैं, वस्तु होती है और उससे इच्छा की जाती है और उसका संबोधन के हिसाब से बर्थडे या फ्यूनरल पर लिखे है। हिस्ट्री ऑफ ओड, हिस्ट्री, इसकी शुरुआत प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी से इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी से इसकी उत्पत्ति हुई। और ये ग्रीक वर्ड ओडे, OIDE, ओडे से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका प्रयोग ग्रीक भाषा, ग्रीक यानी यूनानियों के द्वारा एज ए सॉन्ग, ऐसे गीत के लिए किया जाता था विद लायर, जो लायर के साथ में गाया जाता है। एज ए सॉन्ग संग विद लायर, आर टू दी ए कंपनीमेंट ऑफ सम काइंड डांस, और या ऐसा गीत जो डांस करने, सम काइंड डांस, किसी प्रकार का एक नृत्य होता था जिसके साथ में इसको गाया जाता था, या ऐसा गीत जो लायर के साथ में गाया जाता हो, इसका अर्थ होता है ओइडे। ओइडे यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। ओइडे का अर्थ होता है एक ऐसा गीत जो लायर के साथ में गाया जाए। यह एक विस्तृत समूह गान के रूप में विकसित हुआ, जिसे कोरस गायक, कोरस मीन्स होता है गायक दल, त्रासदी की रूपरेखा दर्शकों को बतलाने के लिए मुख्य नाटक से पहले पैरेड्स या मुख्य नाटक की प्रत्येक घटना एपिसोड के बाद गाया करते थे। इसका मतलब यह है कि एक समूह गान होता था, इसको अकेले नहीं लोग गाते थे, कई गायक एक साथ में, एक तरीके से गायक दल मिलके त्रासदी की रूपरेखा दर्शाने के लिए, दर्शकों को बतलाने के लिए जो नाटक होता था, या तो उसके पहले गाते थे या मुख्य नाटक की प्रत्येक घटना के एपिसोड के बाद में गाया करते थे। प्रारंभिक गायन स्टेसिमा कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ओड का जो प्रारंभिक गायन है, मतलब जो मुख्य नाटक के पहले जो गाया जाएगा एपिसोड के, उसको कहते हैं स्टेसिमा। एसाइकिलस, सोफोक्लेस और यूरिपेड्स जैसे नाटककारों ने इसे पूर्णता दी। मतलब इन तीनों ने, एसाइकिलस, सोफोक्लेस, यूरिपेड्स जैसे नाटककारों ने इसे पूर्णता की दी, मगर ग्रीक कवि पिंडर ने सौंदर्यता प्रदान की, पूर्णता प्रदान की एस्काइलस, सोफोक्लेस, यूरिपेड्स ने, और पिंडर साहब ने इसको
सौंदर्यता प्रदान की। इन्होंने इसके 3 भाग बताए। पिंडर साहब ने ओड के 3 भाग बताए, एक स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और तीसरा है ईपोड। अब क्या होता है स्ट्रोफी? स्ट्रोफी का मतलब ये होता है 1/2 ऑफ द कोरस। जो एक गायक दल होता है, मुख्य ट्रेजेडी यानी जो ट्रेजेडी के पहले जो गायक दल आता है उसका एक भाग, संग दिस पार्ट वाइल मूविंग टू वन साइड ऑफ द स्टेज। तो वो गीत गाता है स्टेज पर एक साइड को झुकते हुए। तो वो जो गायक दल होता है उसका आधे लोग जो होते हैं गायक के, वो स्टेज पर एक साइड में झुकते हुए इस गीत को गाते हैं। एंटी स्ट्रोफी क्या होता है? इट वाज संग बाय द अदर। और ये एंटी स्ट्रोफी, उसी ओड का भाग जो एंटी स्ट्रोफी भाग होता है, वो गाया जाता है दूसरे जो माने मारा है, मान लिया तो 6 लोग इधर 6 उधर, तो अदर हाफ ऑफ द कोरस वाइल मूविंग टू अदर साइड, दूसरी तरफ झुकते हुए गाते हैं आधे आधे लोग, एंटी स्ट्रोफी और स्ट्रोफी। ईपोड वाले क्या करते हैं? दी कंक्लूसन पार्ट, ये इसका कंक्लूसन पार्ट होता है ओड का, जिसे ईपोड कहते हैं। पहला हुआ हमारा स्ट्रोफी, दूसरा हुआ एंटी स्ट्रोफी और तीसरा भाग जो पिंडर साहब ने बताया ईपोड कहते हैं इसको। इस ईपोड को दी वेल कोरस, इसको सारे जितने गायक दल हो, पूरे गायक दल जितना होता है, संपूर्ण गायक दल इसको गाते हैं स्टैंडिंग, खड़े होकर, बिटवीन दी टू साइड्स, दिशाओं को खड़े होकर इस ओड को, यानी इस वाले ईपोड के ओड के भाग को, ईपोड को गाते हैं। इस प्रकार के ओड को पिंडेरिक ओड कहते हैं। अगर कोई कहे कि पिंडेरिक क्वेश्चन आ जाए, पिंडेरिक ओड के भाग, तो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड, इसी को पिंडोरिक ओड कहते हैं। काइंड्स ऑफ ओड। अब ओड के प्रकार, पहला प्रकार है होरेसियन ओड। इसका क्या होता है? ग्रीक लोगों के बाद पहले ग्रीक में इसकी उत्पत्ति हुई, फिर जो लैटिन कवियों में खास करके होरेस नामक कवि ने 3 पुस्तकें ओड्स लिखे। ओड्स की कितनी पुस्तकें होरेस ने लिखी? 3 पुस्तकें लिखी, जो 23 BC में लिखी पुस्तकें 3, इन्हीं के नाम पर होरेसियन कहा गया। मतलब जो ये लैटिन भाषा के कवि होरेस साहब थे, इन्होंने 3 पुस्तकें ओड्स पे लिखी, इन्हीं के नाम पर इस ओड का नाम पड़ गया होरेसियन। ऑल एड्रेसेस टू सम पर्सन्स, सभी एड्रेसेस की जाती थी टू सम पर्सन्स और थिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति को एड्रेस थी। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से काफ़ी सारे, वर मोनोडिक, एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य, लिरिक मतलब जो संगीत था उसको दर्शाया गया। कंपोज्ड, इनकी रचना की गई अंडर दी इंस्पायरेट, प्रेरणा देने के लिए, ऑफ द ग्रीक ओड, मतलब ग्रीक ओड के प्रेरणा से ही इनकी रचना की गई। किसकी? होरेसियन ओड की। तीसरा होरेसियन ओड की विशेषता है स्ट्रक्चर, इसका जो संरचना थी सिंपल थी। दे हैड नो स्ट्रोफी, ना तो इसमें स्ट्रोफी जो पिंडेरिक ओड में होते थे, ना तो एंटी स्ट्रोफी और ना ही ईपोड होता था। वेरी पॉपुलर ड्यू टू सिंपलिसिटी, ये बड़े पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए ओड, होरेसियन ओड, क्योंकि इनमें साधारणता माने कोई स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड जैसी जटिलता नहीं थी। रिनेसा एज के दौरान पिट्रॉक ने भी होरेस से प्रभावित होकर इटली में कई ओड्स लिखे। पिट्रॉर्क सोनेट जो नहीं आगे बताएंगे सोनेट में, तो उसने इन्हीं से प्रभावित होकर होरेस से कई सोनेट इटली में लिखे। पिट्रॉर्क जो थे ये इटालियन थे। सिंपल स्ट्रक्चर, मोनोडिक सिंगिंग, साधारण संरचना और अकेले गाना, और एंड एड्रेसिंग टू सम पर्सन, किसी व्यक्तियों को संबोधित या किसी वस्तु से संबंधित, ये इसकी विशेषताएं थी। किसकी? होरेसियन ओड की। क्या विशेषताएं थी? सिंपल स्ट्रक्चर, मोनोडिक सिंगिंग एंड एड्रेसिंग टू सम पर्सन और थिंग। और क्या है आगे है? एंड्रू मैरीवेल, अलेक्जेंडर पोप, विलियम कॉलिंग्स, कॉलरिज, सैली एंड कीट्स प्रमुख इस ओड के रचनाकार हैं। कौन कौन? एंड्रू मॉरवेल, अलेक्जेंडर पोप, विलियम कॉलिंस, कॉलरिज, सैली एंड कीट्स होरेसियन ओड के प्रमुख रचनाकार हैं।
शैली, कॉलिंस और कीट्स ने दोनों प्रकार के ओड्स लिखे हैं। प्रमुख रचनाकार तो होरेसियन ओड के शैली और कीट्स भी हैं, लेकिन शैली, कॉलिंस और कीट्स ने इन्होंने दोनों यानी पिंडोरिक ओड और होरेसियन ओड दोनों प्रकार के ओड लिखे हैं। पिंडेरिक ओड पीछे हिस्ट्री में वही है, पिंडेरिक ओड जो बताया है वही पिंडेरिक ओड है। इट वाज एडॉप्टेड बाई स्पेंसर मिल्टन। इसको पिंडेरिक ओड को जो एडॉप्ट किया मतलब अपनाया, स्पेंसर ने इसको लिखा, मिल्टन साहब ने पिंडेरिक ओड लिखे, अब्राहम काउले ने लिखे, जॉन ड्राइडेन ने लिखे, थॉमस ग्रे और वर्ड्सवर्थ जी ने भी पिंडेरिक ओड लिखे। कोरल ओड भी कहा जाता है, मतलब पिंडेरिक ओड को कोरल ओड भी कहा जाता है क्योंकि कोरेलिन एज के अंतर्गत भी लिखे गए। यह ग्रीक कवि द्वारा उत्पन्न किया गया। ग्रीक कवि कौन? ग्रीक कवि कौन? पिंडर साहब, इसीलिए पिंडेरिक ओड। अब ये तो हुआ पहले ग्रीक में, फिर लैटिन भाषा में होरेस साहब ने, फिर पिंडर ने, फिर होरेस ने। अब इंग्लिश में ओड कब आया? ओड इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लैंड अपीयर्ड ड्यूरिंग रिनेसा। ये जो ओड है ये रिनेसा यानी पुनर्जागरण काल के समय में 1578 से 1625 तक जो एज मानी जाती है रिनेसा, उसमें दिखाई दिया। एडमंड स्पेंसर फर्स्ट राइटर। ओड के पहले जो लेखक हैं वो एडमंड स्पेंसर हैं। हिज फर्स्ट ओड, उनका पहला जो ओड है वो है इपीथैलेलियम। इन्होंने लिखा 1594 में लिखा एडमंड स्पेंसर ने। और क्या इसमें लिखा? सेलिब्रेशन ऑफ हिज ओन मैरिज एंड नेक्स्ट। अपनी मैरिज का उन्होंने, अपनी विवाह का उन्होंने सेलिब्रेशन इस ओड में लिखा। इंग्लिश लिटरेचर में प्रथम ओड राइटर हैं एडमंड स्पेंसर। एंड नेक्स्ट, ये तो पहला हो गया इपीथैलेलियम। दूसरा है प्रोथैलामियन, 1596 में लिखा प्रोथैलामियन। ए सेलिब्रेशन ऑफ एनॉदर मैरिज, दूसरी शादी का, मतलब किसी की शादी का, दूसरी मैरिज का, एनॉदर मैरिज। हिज ओन मैरिज, पहले वाले में एपीथैलेलियम में अपनी मैरिज का, और जो प्रोथैलामियन में 1596 में प्रकाशित हुआ वो सेलिब्रेशन ऑफ अनदर मैरिज, दूसरे की मैरिज का इन्होंने वर्णन किया। तो एडमंड स्पेंसर वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ ओड इन इंग्लिश। द नेक्स्ट ओड राइटर, इसके बाद में एडमंड स्पेंसर के बाद में दूसरे जो नेक्स्ट ओड राइटर मिल्टन हैं, रोट, जिन्होंने लिखा, क्या लिखा? ओड ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। मिल्टन साहब ने अगला ओड लिखा ओड ऑन दी मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, कंपोजिंग इन 1629, जिसको इन्होंने 1629 में कंपोजिंग किया। उसके बाद में है आफ्टर हिम, यानी जॉन मिल्टन के बाद में एंड्रू मॉरवेल ने होरेसियन ओड लिखा इन ऑनर ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल इन 1660। एंड्रू मॉरवेल ने होरेसियन ओड लिखते हुए किसके सम्मान में? ओलिवर क्रॉमवेल के सम्मान में इन्होंने लिखा 1660 ईस्वी में। उसके बाद अब्राहम काउले ने पिंडेरिक ओड्स के नाम से कई ओड्स लिखे। पिंडेरिक ओड्स के नाम से कई ओड्स 1660 में रचे, लेकिन उसका ओड स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड को सही तरह से ब्रेकअप नहीं कर सका। जो पिंडेरिक ओड की विशेषता है, स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी और ईपोड, उसको अब्राहम काउले ने 1660 में कई ओड्स लिखे, लेकिन इनका जो ब्रेकअप होता है उसको सही से वो ब्रेकअप नहीं कर सका। कुछ वर्षों बाद ड्राइडेन ने फ्री स्टाइल पिंडेरिक ओड लिखे, जैसे ओड फॉर सेंट सेसिलियंस डे, ओड फॉर सेंट सेसिलियंस डे 1687 से 1697 के मध्य में आया। इसकी रचना की किसके बाद?
अब्राहम काउले के बाद में ड्राइडन ने फ्री स्टाइल में पिंडेरी कोड लिखे, मतलब जिसमें स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और ईपोड का कोई ब्रेकअप का झंझट नहीं था। कुछ वर्षों बाद लिखे इन्होंने, और इस ओड का नाम था ओड फॉर सेंट सेसिलिया आज डे, 1687 से 1697 में। इसके बाद में 18वीं सदी के सभी पिंडोरिक ओड्स ड्राइडन के ओड्स की तरह ही रचे गए। मतलब इन्होंने जो 1687 से 1697 तक जो ओड लिखा, ओड फॉर सेंट सेसिलिया आज डेज में, उसके बाद जो 18वीं सदी के जितने भी पिंडोरिक ओड लिखे गए वो सब के सब इसी फ्री स्टाइल में लिखे गए। ड्राइडन के बाद एलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने ओड राइटर हैं, जिसका प्रसिद्ध ओड है ओड ऑन सॉलिट्यूड, बहुत अच्छा ओड है एलेक्जेंडर पोप का, ओड ऑन सॉलिट्यूड 1709 में लिखा गया। या होरेशियन ओड है, एलेक्जेंडर पोप ने ओड ऑन सॉलिट्यूड जो होरेशियन ओड 1709 में लिखा, एक्सप्रेसेस हिज लॉन्गिंग टू लिव कॉन्टेंटेडली, मतलब संतोषपूर्वक अपनी जीविका के बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं। हैप्पीली एंड कामी इन हिज नेटिव विलेज, अपने गांव का जो अपनी जन्मभूमि का जीविका जो है उसको बड़े शांत भाव से प्रदर्शित किया। एंड डाई कॉमली देयर, वो कहते हैं कि मैं यहीं, अभिलाषा उनकी है कि मैं यहीं शांति से जीऊँ और मेरी मृत्यु भी यहीं हो। ओड ऑन सॉलिट्यूड 1709 में यही उन्होंने, एलेक्जेंडर पोप ने होरेशियन ओड लिखकर अपनी अभिलाषा व्यक्त की है। इसके बाद पोप के बाद में विलियम कॉलिंस ने दोनों प्रकार के ओड्स लिखे, मतलब होरेशियन और पिंडोरिक ओड। तो ओड टू इवनिंग ये होरेशियन ओड है, और ओड ऑन पॉपुलर सुपरस्टिशंस ये पिंडेरिक ओड है। ओड ऑन पॉपुलर सुपरस्टिशंस ये पॉपुलर ओड है, पिंडेरिक ओड है, और ओड टू इवनिंग ये होरेशियन ओड है। अब इसके बाद थॉमस ग्रे साहब ने ओड लिखा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओड राइटर थॉमस ग्रे हैं। इन्होंने ओड लिखा है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी 1754 में, ये पिंडेरिक ओड है। कई बार पूछा गया है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी 1754 में लिखा गया थॉमस ग्रे का ओड, ये पिंडेरिक ओड है। और दूसरा ओड इन्होंने लिखा द बर्ड 1757, ये भी पिंडेरिक ओड है। अगला है रोमांटिक कवियों में। अब तो ये थॉमस ग्रे हो गए, अब उसके बाद रोमांटिक कवियों में, मतलब न्यू क्लासिकल एज के बाद में रोमांटिक कवियों में कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली और जॉन कीट्स ने ओड्स लिखे। लेकिन केवल वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन दी इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, ओड ऑन दी इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी 1807 एक पिंडेरिक ओड लिखा। कॉलरिज ने डिजेक्शन एन ओड, कॉलरिज का कौन सा ओड है, डिजेक्शन एन ओड, इन्होंने पिंडेरिक ओड लिखे। वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन दी इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी 1807 में, और कॉलरिज ने डिजेक्शन एन ओड लिखा। दूसरी ओर कीट्स और शैली ने ओड्स को परिष्कृत या जटिल से एक बहुत सुंदर लिरिक कर दिया। कीट्स और शैली ने जो इस परिष्कृत मतलब कॉम्प्लिकेटेड था उसको बहुत सिंपल कर दिया। उन्होंने ना होरेशियन और ना पिंडेरिक तर्ज पर लिखा, उन्होंने एक नए प्रकार का ओड लिखा जिन्हें इंग्लिश ओड या इर्रेगुलर ओड कहा गया। मतलब कीट्स और शैली जो ओड्स लिखे दोनों का मिक्स, यानी ना होरेशियन ओड की तर्ज पे ना पिंडेरिक ओड की तर्ज पर, इसी को इंग्लिश ओड या इर्रेगुलर ओड कहा गया। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड टू ए नाइटिंगल 1819 में बाई कीट्स के द्वारा लिखे गए। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न और ओड टू ए नाइटिंगल 1819 में दोनों लिखे गए बाई कीट्स के द्वारा। ओड टू दी वेस्ट वाइंड, ओड टू दी वेस्ट वाइंड 1820 में पीवी शैली के द्वारा लिखा गया। दीज हैव स्ट्रक्चर ऑफ होरेशियन ओड एंड द ईपोड ऑफ पिंडेरिक ओड, मतलब इस ये जो स्ट्रक्चर है इनका वो होरेशियन ओड है, लेकिन इसमें जो है अंत जो होता है वो पिंडेरिक ओड के ईपोड की तरह होता है। इसके बाद पोप एज में टेनीसन ने लिखा। विक्टोरियन एज में टेनीसन ने भी ओड लिखे, जैसे उनके ओड हैं ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। दूसरा ओड है टू वर्जिल, बहुत अच्छा ओड है टू वर्जिल।
रोमांटिक कवियों के बाद ये आउट ऑफ फैशन समझे जाने लगे, मगर आधुनिक युग में केवल रुडयार्ड किपलिंग ने एक ओड लिखा है जिसका नाम है रिसेशनल, जिसमें उसका नेशनल सेंटीमेंट झलकता है। कौन सा? आधुनिक कवियों में किसने ओड लिखे हैं? रुडयार्ड किपलिंग। रिसेशनल जिसका नाम है, जिसमें उसका नेशनल सेंटिमेंटल मतलब राष्ट्र की भावना झलकती है। तो ये तो हमारा ओड से परिचय था। सभी लोग बार बार इस वीडियो को देखें, फिर आगे हम लेकर आएंगे सोनेट।